जय हिंद। मैं नवीन कुमार सिंह, डायरेक्टर प्लेटफॉर्म एजुकेशन सेंटर प्राइवेट लिमिटेड पटना। कुछ खास नवीन सर के साथ ऐसा शीर्षक दिया हुआ है और नीचे में एएलपी एंड टेक्नीशियन दिया हुआ है। एक्चुअली में एएलपी एंड टेक्नीशियन की जहाँ तक वैकेंसी पर बात अगर हम कर लें तो अपकमिंग वैकेंसी 2023 से पहले दिखती नहीं है और अच्छे से तैयारी करने के लिए भी आपको समय लगता है। बहुत सारे इसमें ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जो ऑलरेडी पिछली बार किसी कारण से उनका फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाया होगा, कुछ एक मार्क्स से छूटा होगा या वेटिंग में होंगे, या बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे कि इस बीच आईटीआई किए होंगे, आईटीआई पास आउट हुए होंगे। बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो कि आईटीआई अभी वर्तमान में कर ही रहे होंगे। हो सकता है कि उनका ट्रेड अलग अलग हो, इलेक्ट्रीशियन हो, फिटर हो, डीजल मैकेनिक हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, वायरमैन हो, अलग अलग ट्रेड से। लेकिन ये बात आप मान लीजिए कि जिस तरीके से जो सिलेबस आपका दिया हुआ है एलपी एंड टेक्नीशियन का, तो उसके लिए ट्रेड एक महत्वपूर्ण फैक्टर है, क्योंकि पिछले बार भी नॉन टेक में बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किए, लेकिन ट्रेड में उनके पिछड़ जाने के कारण, क्वालिफाई नहीं हो पाने के कारण उनका फाइनल सिलेक्शन से वो वंचित रह गए। तो और अच्छे से ट्रेड की तैयारी करने के लिए आपको 6 से 8 महीने का समय लगता ही है। अभी आप जोड़ लीजिए कि मई आ गया, मई से 8 महीना आप जोड़ लीजिए तो लगभग जनवरी 2023 पहुंच जाता है आपका जनवरी, और 2023 में कभी भी आपकी वैकेंसी आ सकती है। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि सीरियसली इस बार हमारा लोको पायलट टेक्नीशियन में संभावना बना रहे, तो अभी से आपको इस खास चीज जिसके लिए अभी उपस्थित हुए हैं, ये अभी उपस्थित हुए फिटर और डीजल मैकेनिक स्पेशल ट्रेड के लिए। इलेक्ट्रीशियन तो हमारा ऑलरेडी चल भी रहा है और मंडे से इलेक्ट्रीशियन का अलग से भी बैच स्टार्ट होगा, द प्लेटफॉर्म ऐप पर मिल जाएगा वो। लेकिन अभी हम चर्चा करने के लिए आए हैं इंजीनियर आशीष सर के साथ में फीटर और डीजल मैकेनिक, चूंकि दोनों मैकेनिकल का पार्ट है और 60% दोनों का सिमिलर सिलेबस है, और अभी सब सिलेबस दिखाएंगे आपको तो ये बातें ज्ञात हो जाएगी। तो दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात है कि एएलपी टेक्नीशियन तक ही सीमित नहीं आपको रहना है। अगर आप फीटर से आईटीआई किए हैं तो आपका लोको पायलट टेक्नीशियन में तो अच्छी खासी वैकेंसी रहेगी ही रहेगी। इसके अलावा आप देख लीजिए कि मेट्रो, चाहे वो आपका कोई भी मेट्रो हो, चाहे आपका दिल्ली मेट्रो हो, लखनऊ मेट्रो हो, नोएडा मेट्रो, पटना मेट्रो का प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट है, जयपुर मेट्रो, लगभग हर स्टेट में मेट्रो प्रोजेक्ट स्टार्ट है। वहां पर 60 to 70% क्वेश्चन आपका ट्रेड सेक्शन से पूछा जाता है, 30 to 40% ही नॉन टेक पूछा जाता है। इसके अलावा और ढेरों सेक्टर है जहां की फीटर का आपका यूज होना है, फीटर क्वालिफिकेशन के थ्रू आप भर सकते हैं। तो जो भी पीएसयू से वैकेंसी निकलेगी वहां 50-60% ट्रेड से पूछा जाएगा, 30-40% नॉन टेक से पूछा जाएगा। रेलवे का अलग बात है कि जब पीटी आप पास कर जाएंगे मेंस में, एक सीटिंग में 75 क्वेश्चन स्पेशल ट्रेड से रहेगा और दूसरे सीटिंग में 100 क्वेश्चन नॉन टेक से रहेगा। और अगर आप ट्रेड पास करेंगे तभी नॉन टेक का कॉपी जांच होगा, जिसके आधार पर आपका मेरिट बनेगा। तो आप समझ सकते हैं इसकी महत्ता क्या है। तो हम चाहेंगे कि इसके बारे में, सिलेबस के बारे में खास करके, और कैसे पढ़ाएंगे, और उम्मीद रखिए कि मंडे ट्यूसडे को मंडे तक में एक डेमो वीडियो भी हम रिलीज कर देंगे इसका, डीजल मैकेनिक का और फिटर का। अगर आपको डेमो पसंद आएगा तो ही आप एडमिशन लेंगे। और इसका जहां तक फी का सवाल है, मात्र 999 रुपया फी है 8 महीने के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि लगभग 100 रुपया करके आपको पर मंथ पड़ा। तो उतना भी फी निश्चित रूप से, अगर टीचर मेहनत करेंगे, स्टूडियो है, हर तरह का खर्च है, तो निश्चित रूप से वो जायज बनता है। कोई भी तरह का नाजायज मांग नहीं है। इसलिए कोई भी तरह से आप परेशान ना हो, और अगर क्लासेस अच्छी लगेगी तो इसको आप ज्वाइन कीजिएगा। इसके लिए द प्लेटफॉर्म ऐप प्ले स्टोर में जाकर डाउनलोड करके वहां से आपको ये पैकेज दिख जाएगा स्पेशल। तो मंडे से इसका नया बैच स्टार्ट होगा। स्टार्ट तो करना था हमको पहले से ही, लेकिन किसी कारण बस इसको एक्सटेंड करना पड़ा और मंडे से, लेकिन ये बैच आपका कंटिन्यू हो जाएगा। इंजीनियर आशीष सर, हम चाहते हैं कि इसके बारे में पहले बच्चों को आप थोड़ा सा सिलेबस के बारे में आप चर्चा कर दें, डीजल मैकेनिक फिटर दोनों का, और फिर बैच आपका प्रारंभ होगा उसके बारे में बता देंगे।
थैंक यू नवीन सर। जैसा कि नवीन सर से आपने सुना कि अगर आप आईटीआई किए हुए हैं मेरे दोस्त, तो आपके लिए ये बहुत बड़ी चीज होती है कि आप अपने डिग्री का यूज करें, क्योंकि आप जानते ही हैं कि वैकेंसी कभी भी आ सकती है। एलपी की वैकेंसी आने की संभावना है, आएगी ही, ये तो तय है कि आना तय है। लेकिन उससे पहले आपको मजबूती के साथ कैसे प्रिपेयर करना है और क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है, ये तो मेरे दोस्त आपको करना पड़ेगा पहले। अगर आप नहीं करेंगे तो आप ये मान के चलिए कि उस समय जब आप आंधी तूफान की तरह चलेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप क्या पढ़े और क्या नहीं पढ़े। इसलिए अगर आप करना चाहते हैं कि नहीं हमारा प्रिपरेशन पहले से बेहतर हो, और लास्ट टाइम जब आपका जिस समय वैकेंसी आएगी उस समय आप क्या करेंगे, पूरे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लेंगे, तो हमको नहीं लगता कि ट्रेड में आपको कहीं से परेशानी रहेगी। तो हम यहां पे आपको कुछ आपके लिए जो सिलेबस है वो भी हम चर्चा करने वाले हैं, जो कि आपको बोर्ड पे अभी दिखेगा, और उसके जरिए हम आपको यह बताना चाहते हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करेंगे। जैसे जैसे हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, एक टॉपिक कंप्लीट हुआ तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी हम करवाते रहेंगे क्लास में, ताकि आपको यह पता चलेगा कि जो कंटेंट हम पढ़े हैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो पीएसयू में जो टेक्नीशियन पोस्ट के लिए या फिर एएलपी में जो क्वेश्चंस आए हुए हैं, डीएमआरसी का जो क्वेश्चंस आया हुआ है, इसरो का जो क्वेश्चंस आया हुआ है, वो आप देखिएगा वो कंटेंट से आपके क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। इसके अलावा सर प्रैक्टिकल करके भी कुछ कुछ इंस्ट्रूमेंट बहुत सारा यहाँ पर सर मंगवाए हुए हैं, अच्छा खासा इंस्ट्रूमेंट जो आपका पढ़ाई के दौरान आपको यूज करके सर बताएंगे, उसे समझने में आपको और ज्यादा आसानी हो जाएगी। हाँ सर, बिल्कुल सर। चूंकि सबसे बड़ी चीज होती है, अगर प्रैक्टिकली अगर किसी चीज को किया जाता है तो दिमाग में पूरा जाता है, दिमाग में सेट हो जाता है। हमको लगता है कि इसीलिए सारे इंस्ट्रूमेंट को मैंने मंगवाया है। जहां जहां पे जो भी वीडियो का भी रिक्वायरमेंट होगा, वो वीडियो भी आपको, एनिमेटेड वीडियो भी हम कोशिश करेंगे आपको दिखाने का, और ताकि उससे आपको वो चीजें ज्यादा समझ में आए। थ्योरेटिकल नॉलेज के साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी जरूरी है, क्योंकि एक उदाहरण हम बता रहे हैं, पिछले दिन भी हम चर्चा किए थे कि जब दिल्ली मेट्रो का एग्जाम था, जब बच्चे का फाइनल सिलेक्शन हो गया, थ्योरेटिकल वो पढ़ रखे थे तो कोई परेशानी नहीं हुआ, लेकिन वहां पर एक छदम इंटरव्यू होता है जो कि चेयरमैन साहब खुद इंटरव्यू में बैठते हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि जितना भी इंस्ट्रूमेंट यूज होता है फीटर में आपका या डीजल मैकेनिक में, वो सारा वो आगे रख दिए थे, और स्टूडेंट को स्पेशल नाम लिख करके, नाम बता करके कि जाओ वहां से चीजल उठा के लाओ, जाओ वहां से ये इंस्ट्रूमेंट उठा के लाओ, ये इंस्ट्रूमेंट उठा के लाओ। अगर आप आईटीआई रेगुलर किए होंगे 2 साल कॉलेज में क्लास करके, प्रैक्टिकल करके, तब तो बहुत ज्यादा आपके साथ दिक्कत नहीं है। अगर आप सिर्फ पास किए होंगे, सिर्फ एग्जाम दिए होंगे, तो वैसी परिस्थिति में आपको निश्चित रूप से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। इसलिए जब सर पढ़ाएंगे तो साथ साथ प्रैक्टिकल और स्पेशली बोर्ड पर एनिमेशन के थ्रू भी आपको वो चीज दिखाते चले जाएंगे, बताते चले जाएंगे, जिसे समझने में भी बिल्कुल आपके लिए आसान हो। चलिए आज सर इस पर सिलेबस पर चर्चा समय वेस्ट ना करते हुए करेंगे, तो निश्चित रूप से आप देखिए आगे क्या है। बिल्कुल सर। जैसा कि सर ने आपको बताया कि प्रैक्टिकल चीजें होगी आपकी क्लासेस में, और आपकी क्लासेस काफी इंटरेस्टिंग होगी मेरे दोस्त। एक बार आप बिलीव करना, एक बार आप जुड़ना, ज्यादा फीस आपको नहीं लगेगी। एक बार अगर क्लास करोगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि आप पहले क्या जानते थे और आप क्या सीख रहे हैं, और इसकी गारंटी मेरी है कि सिखाना मेरा काम है। आप बहुत इंजॉय करोगे सब्जेक्ट को, बहुत मजा आएगा, बशर्ते कि थोड़ा धैर्य रखना है और आपको काम करना है। तो चलिए हम यहाँ पे सिलेबस के बारे में हम बात करते हैं, जो कि आपका सिलेबस यहाँ पे सामने है। चलिए हम सिलेबस की चर्चा करते हैं। तो देखिए आपके सामने ये फीटर का जो हमारा बैच है, जिसकी टाइमिंग है, समझिएगा टाइमिंग मैंने इसका सुबह में 7 से 8 कर दिया है। सुबह में टाइमिंग आपके लिए बेस्ट है, आप घर बैठे इसका कर सकते हैं। और ये आपका जो है 6 मंथ के ड्यूरेशन में रहेगा, जो कि 2 मई से 2 मई से ये बैच आ रहा है। इसका फीस एकदम मिनिमम फीस है, जिसमें आप देख रहे होंगे यहाँ पे फीटर के बहुत सारे औजार भी आपको दिखाए जा रहे हैं। तो इन सब का भी यूज हम लोग करेंगे यहाँ पे क्लासेस के अंदर। लेकिन हम लोग आते हैं सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं। तो देखिए सिलेबस में आपको यहाँ पे फीटर का जो सिलेबस दे रखा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो देखिए यहाँ पे तो हम लोग पेन के माध्यम से यहां पे हम बात बताना चाहेंगे मेरे दोस्त। यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे तो देखिए आपके सामने में ये चीजें दिख रही होगी। सबसे पहला चीज होता है कि अगर हम लोग कुछ भी चीज पढ़ते हैं या करते हैं, कहीं पे आप वर्क करने जाते हैं, कहीं पे कुछ काम करते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपकी सेफ्टी। उसके बिना काम नहीं चलना है मेरे दोस्त। जब हम लोग सेफ्टी को पढ़ेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेफ्टी कितना इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मेरे दोस्त ये जो आपको पहला टर्म आपके ऊपर दिख रहा है, ये सेफ्टी का दिख रहा है, जिसके ऊपर हम लोग बात करेंगे, जो कि आपका काफी इंपॉर्टेंस आपका रोल रखता है, खास करके आपके लिए मेरे दोस्त। इसके बाद देखिए आपका सिलेबस है कि जब आप किसी चीज
को अगर आप कोई भी चीज पे वर्क करते हो, कोई काम करते हो मेरे दोस्त, तो आपकी हमेशा यही कोशिश रहती है कि कोई भी प्रोडक्ट अगर हम बना रहे हैं तो उस प्रोडक्ट का एक्यूरेसी कितना है, उस प्रोडक्ट के डायमेंशंस कितने हैं, क्या वो प्रोडक्ट हमारे करेक्ट बने हैं या फिर वो प्रोडक्ट हमारे रिजेक्टेबल है मेरे दोस्त। तो आपकी हमेशा से कोशिश रहती है कि हम ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करें, ऐसे इंस्ट्रूमेंट का यूज करें जो कि प्रॉपर डायमेंशंस पे बने और वो हमें एक्यूरेट वहां से हर चीज जो भी प्रोडक्ट निकल कर आएगी हमारे लिए वो यूजफुल हो। तो इसीलिए हम लोगों को एक यहां पर मेजरमेंट और उनका सिस्टम ऑफ यूनिट को पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपके सामने है कि जो टूल्स और जो डिवाइसेस यूज करेंगे, बनाने में जो टूल्स यूज करेंगे, आपको मान लेते हैं कि कोई चीज डिजाइन करना होगा, उस चीज को डिजाइन कैसे करेंगे तो उसके लिए अलग अलग क्या होते हैं मेरे दोस्त, यहां पे टूल्स का रिक्वायरमेंट होता है। अलग अलग वैरायटी ऑफ टूल्स देखेंगे और टूल्स के अंदर जो मटेरियल्स होते हैं वो भी आपको अलग अलग नजर आएंगे। तो ये चीज है आपका टूल्स के लिए भी इंपॉर्टेंट, यहां पे टूल्स भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए लेवल, माइक्रो लेवल पर मेजरिंग होती है। माइक्रो कहने का मतलब है मेरे दोस्त एमएम में मेजरिंग होगी, माइक्रो में मेजरिंग होगी। समझिए कि कितना एक्यूरेट आपको कोई भी प्रोडक्ट बनाना पड़ता है। इतना आसान भी काम नहीं है मेरे दोस्त कि कोई प्रोडक्ट आप सामने में देखते हैं, एक नट बोल्ट आप देखते हैं सामने में रखा रहता है, इतना आसान काम नहीं होता मेरे दोस्त उसका डिजाइन करना। जब आप पढ़ोगे उस चीज को तो पता चलेगा कि उसके पीछे भी कितना कंसेप्ट होता है मेरे दोस्त, आपको ये चीजें पता चल जाएगी। उसके बाद देखिए आपका फिटर का जो सिलेबस है उसमें आपको वेल्डिंग दे रखा है, तो वेल्डिंग तो इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त और काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। जब मैं वेल्डिंग करवाऊंगा ना तो श्योर मानो मेरे दोस्त आपको मजा आ जाएगा। ये वेल्डिंग है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है खास करके एएलपी के लिए। एएलपी में या फिर किसी भी अगर अदर जगह भी एग्जाम दोगे ना तो एएलपी में वेल्डिंग या अदर जगह भी वेल्डिंग से ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। और मेरे दोस्त जब आप इसको पढ़ोगे ना, जब इसके कंसेप्ट को आप जानोगे, मत पूछो मेरे दोस्त कितना इसमें इंटरेस्टिंग है, कितना इसमें मजा आएगा आपको। तो कंसेप्ट अगर क्लियर है ना, मैं आपको बार बार कहता हूं मेरे दोस्त, हम कभी आपको पूरे फीटर के सिलेबस में कभी हम रटने नहीं दूंगा आपको। हम हमेशा कोशिश करेंगे मेरे दोस्त प्रैक्टिकल चीजें देख करके या फिर प्रैक्टिकल चीजें हम करवा दें ताकि वो चीजें वैसे रिलेट करके आपको वो चीजें ध्यान में रहे। और कंसेप्ट होता है, अगर कंसेप्ट पता है तो कोई चीज रटने की जरूरत नहीं पड़ती है। आप नहीं भी देखोगे ना तो वो चीजें आपको दिखाई देगी मेरे दोस्त। तो वेल्डिंग ऐसा सब्जेक्ट होता है। उसके बाद हम लोग फॉर्जिंग करते हैं। फॉर्जिंग का क्या प्रोसेस होता है, कैसे हम फॉर्जिंग करते हैं, ये भी चीजें आपको वहां पे पढ़ाया जाएगा। उसके बाद देखिए यहां पे मेटलर्जी दे रखा है। तो मेटलर्जी कहने का मतलब है कि हम लोग सारे मेटल्स के बारे में, सारे मटेरियल्स के बारे में बारी बारी किसे पढ़ेंगे। अलग अलग मटेरियल, सारे मटेरियल का अपना अपना क्या होता है, कहेंगे उनका अपना अपना गुण होता है, उनका अपना अपना प्रॉपर्टीज होता है। उस प्रॉपर्टीज के हिसाब से उसमें टेम्परेचर का वेरिएशंस, उसमें टेम्परेचर कितना ठंडा करना है, कितना क्या करना है, ये सारी चीजें मेरे दोस्त हम लोग मेटलर्जी के अंदर पढ़ेंगे और पूरा का पूरा मेटल्स का हम लोग यहां पे अध्ययन करने वाले हैं। इसके बाद आता है मेरे दोस्त एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपका हीट ट्रीटमेंट का। ओ माय गॉड, हीट ट्रीटमेंट का जो टॉपिक है ना मेरा दोस्त, मत पूछो कि ये भी क्या लाजवाब टॉपिक है। जब आप इसको ग्राफ से पढ़ोगे, जब हीट ट्रीटमेंट को आप फील करोगे ना मेरा दोस्त, तो मजा आ जाएगा इस सब्जेक्ट में जो कि आप देख पा रहे हैं। एक लाइन में लिखा हुआ है, लेकिन मेरे दोस्त हीट ट्रीटमेंट कहने का मतलब है आप किसी भी मेटल को जब आप गर्म करते हो, उनके अंदर जो प्रॉपर्टीज होते हैं जो आपकी दिखती नहीं है, उस चीज को आप फील कर पाओगे मेरे दोस्त। ये ऐसा टॉपिक होता है जिसमें हम लोग उष्मा उपचार यानी हीट ट्रीटमेंट को पढ़ने वाले हैं। इसके बाद आपका आता है लेथ मशीन। तो लेथ मशीन पे जितने सारे प्रोसेस, जितने सारे यहां पे लेथ मशीन पे काम होते हैं, वो सारे काम करवाए जाएंगे। जैसे कि आप नर्लिंग जानते होंगे, टर्निंग जानते होंगे, ये सारी चीजें कहां से होती है तो कहेंगे लेथ मशीन पे ये सारा चीज वर्क होता है। तो लेथ मशीन में ये सारा चीज आप देख पाएंगे। इसके बाद मेरे दोस्त आपके सामने यहां पे ग्राइंडिंग व्हील और ग्राइंडिंग मशीन। तो ग्राइंडिंग व्हील जो होता है ना, ग्राइंडिंग व्हील किस मटेरियल का बना होता है, ग्राइंडिंग व्हील के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है उसको हम लोग पढ़ेंगे। कौन से एब्रेसिव का हम यूज करेंगे, किस मटेरियल का ग्राइंडिंग करना होगा, कहां सरफेस फिनिशिंग करना होगा, किस प्रोसेस से हमको करना होगा, कहां सतह हमको अच्छा फिनिशिंग मिलेगा, ये सारी चीजें हम लोग यहां पे ग्राइंडिंग वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। और व्हील वगैरह के बारे में ज्यादा स्टडी करेंगे। कौन सा क्वेश्चन बनता है मेरे दोस्त, कैसा क्वेश्चन फ्रेम होता है, क्या एग्जाम में पूछा जाना है और क्या छोड़ना है, ये सारी चीजें आपको नजर आती दिखेगी। तो जैसे जैसे आप टॉपिक को करेंगे वैसे वैसे आपको इसकी क्वालिटी आपको अपने आप लगने लगेगा कि सब्जेक्ट में हमें बहुत कुछ आ गया। मेरे दोस्त आप ये मेरा बात मान लो कि अगर मैं 50% भी आपको सिलेबस करवा दूंगा ना,
तो आप ये मान के चलना, अगर 75 नंबर एएलपी में क्वेश्चन अगर पूछे जाएंगे 75 मार्क्स के, तो आप आंख बंद करके 50 से 60 नंबर लाओगे। लेकिन 50% की मैं बात कर रहा हूं, 50% और अगर कर लोगे ना, तो मेरे दोस्त आपसे कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है। कुछ हो सकता है 5-6 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं मेरे दोस्त, जो कि डेटा वाला क्वेश्चन होता है, उसका कोई मां बाप नहीं होता है, उसके ऊपर हम विश्वास नहीं करते हैं। लेकिन अपनी तरफ से हम हमेशा कोशिश करेंगे कि आपको 75 से 75 या फिर जो भी एग्जाम में आप देते हैं, आप 100 में 100 आप पास पहुंचने का आप कोशिश करोगे। क्यों? क्योंकि आपके पास कंसेप्ट है मेरे दोस्त। और कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसका कोई कंसेप्ट नहीं होता है, डेटा होता है, तो उसकी गारंटी मैं नहीं लेता हूं। लेकिन जहां कहीं भी कंसेप्ट होगा और जो क्वेश्चन कंसेप्ट से बनेंगे, वो देख लेना मेरे दोस्त। आप जब नोट्स पढ़ोगे, आप जब मेरा क्लास करोगे, तो आपको वो चीजें दिख जाएगी। अब आता है यहां पे पावर ट्रांसमिशन का। तो पावर ट्रांसमिशन कैसे होता है? जैसे गियर होता है मेरे दोस्त, एक पिनियन होता है, एक गियर होता है, कैसे पावर को ट्रांसमिट करता है। जैसे आप देखते होंगे कि व्हील के अंदर हम लोग लगा देते हैं एक छोटा सा, हम लोग उसके अंदर हम लोग ये जिसको हम चाबी बोलते हैं, जिसको आप की बोलते हैं, सिंपल सा की बोलते हैं। और की एक छोटा सा होता है जिसको हम फिट कर देते हैं व्हील के अंदर। वो क्या करता है? किसी दूसरे को रोटेशन प्रोवाइड करता है। इसका मतलब वहां से पावर को ट्रांसमिट, एक छोटा सा जो हम लोग जिसको की बोलते हैं, वो की क्या करता है? पावर ट्रांसमिशन का काम करता है मेरे दोस्त। एक से एक आपको क्लास का क्वेश्चन और एक से एक क्लास का आपको थ्योरी नजर आएगा, और साथ ही साथ वो चीजें मैं आपको डिवाइस के साथ वो चीजें मैं आपको क्लियर दिखाने का कोशिश करूंगा। चाहे आप ड्रिलिंग पढ़ें, चाहे आप कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, आपको वो चीजें समझ में आएगी। चलिए, उसके बाद देखिए यहां पे फास्टनर आपको पढ़ना पड़ेगा, जो कि सुरक्षा का एक साधन होता है। इसके बाद मेरे दोस्त यहां पे समझना बारीकी से एक टर्म जो आपको यहां पे इंटरचेंजेबिलिटी का दिख रहा है। ये इंटरचेंजेबिलिटी को अगर आप समझ लेते हो ना, इंटरचेंजेबिलिटी अगर मेरे दोस्त आप समझ लेते हो ना, ये वाला, तो इससे लिमिट फिट टॉलरेंस की बात ही मत पूछो। लिमिट इट फिट टॉलरेंस को मैं ऐसे करवा दूंगा मेरे दोस्त कि आप नींद में भी रहोगे ना, तो आप आंसर्स जबरदस्त करोगे। क्यों? क्योंकि मेरे दोस्त कंसेप्ट से बाहर नहीं जा सकता है। इतना करवा दूंगा ना, तो मजा आ जाएगा। आप देख लेना, लिमिट इन फेल्ट टॉलरेंस का क्वेश्चंस को आप हवा में उड़ाओगे और देख कर कहीं आप आंसर्स बताओगे, आपको पता चल जाएगा। इसके बाद हम लोग आएंगे स्क्रू थ्रेड के बारे में बात करेंगे। स्क्रू थ्रेड में हम लोग एंगल वगैरह के बारे में चर्चा करते हैं, कौन सा थ्रेड में क्या होता है, कब उसका हम लोग देखते हैं, पिच कैलकुलेट करते हैं, कितना स्ट्राट लेते हैं, सारे चीजें हम यहां पे लीड पिच वगैरह के बारे में यहां पे हम आपको बताएंगे। उसके बाद आता है सीट मेटल। सीट मेटल के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, सीट मेटल के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये भी आपका फिटर का ही सिलेबस है। फिर आपका पाइप फिटिंग वगैरह आता है, जिसमें हम लोग पाइप वगैरह को फिट करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड करते हैं, ज्वाइंट करते हैं, इनका क्या पर्पस होता है करने का, इन सारी चीजों को भी हम लोग पाइप फिटिंग में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मेरे दोस्त यहां पे लैपिंग और हॉर्निंग का। ये एक प्रोसेस है। ये कैसा प्रोसेस है मेरे दोस्त? ये आपको सरफेस को फिनिश करने के लिए यूज होता है। ये किसके लिए यूज करेंगे? तो यह सरफेस को फिनिश करने के लिए यूज करते हैं। सरफेस फिनिशिंग का मतलब होता है मेरे दोस्त, सरफेस फिनिशिंग का मतलब होता है कि सतह को कितना आप चिकना बना रहे हैं, कितना सतह परिष्कृत है। मेरे दोस्त समझना बारीकी से। तो ये भी एक सरफेस फिनिशिंग का एक प्रोसेस होता है, जिसका नाम है लैपिंग और जिसका नाम है हॉर्निंग। दोनों अलग अलग तरीके से किया जाता है। कहां किसका यूज करना, मैं सारी बात को आपके सामने रखूंगा। इसके बाद आता है आपका डाई, उसके बाद टैप, और फिर यहां पे पंच। जैसे कि आप पंचिंग करते हैं ना, किसी चीज को ठोक करके डाई के अंदर पंच करते हैं, तो आप कोई फोर्स एग्जर्ट करते हैं, पंचिंग करते हैं, वहां पे होल करते हैं, उसके बारे में हम लोग यहां पे डाई, टैप और पंच को पढ़ेंगे। इसके बाद आता है मेरे दोस्त यहां पे ड्रिलिंग और बोरिंग। तो सबसे पहले आपको ड्रिल जब आप पढ़ेंगे, ड्रिल के बारे में जब आप पढ़ेंगे मेरे दोस्त, पूरा ड्रिल का ज्योमेट्री आप देखेंगे, एकदम मजा आ जाएगा मेरे दोस्त। आप ड्रिल का ज्योमेट्री जब पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि क्या चीज है, पहले हम क्या जानते थे और आज हम क्या जान रहे हैं। मेरे दोस्त एएलपी वगैरह ना, आप नींद में भी रहोगे तो बहुत अच्छा मार्क्स लाओगे। ये बस और बस ये डिपेंड करता है कि आप उसके लिए कितना डेडिकेटेड होते हो। तो मेरे दोस्त यहां पे बात कर रहे हैं ड्रिलिंग का। तो पहले हम लोग ड्रिलिंग करते हैं, उसके बाद हम लोग बोरिंग करते हैं। कैसा ड्रिलिंग, कैसा बोरिंग, सारी चीजें क्लास में करवाई जाएंगे और ये डिटेल क्लास में आपको दिखाया जाएगा। उसके बाद जिग और फिक्सर की बात आती है मेरे दोस्त। जिग और फिक्सर्स का भी अपना कहानी होता है। जिग्स क्या करता है और फिक्सर क्या करता है, दोनों का अलग अलग काम होता है। एक क्या करता है, टूल को गाइड करता है, एक क्या करता है, टूल को होल्ड भी करता है।
उसको पकड़ के भी रखता है और साथ ही साथ गाइड भी करता है। मेरे दोस्त जिग्स एंड फिक्सर्स के अंदर आप देखेंगे 3-to-1 प्रिंसिपल का हम लोग यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी भी क्या क्वालिटी होती है, इसका क्या यूजेज है, आपको ये भी चीजें नजर आएगी। चलिए तो अगला यहां पे हम लोग बात करने वाले हैं। अगला हमारा फिटर का जो यहां पे सिलेबस दिख रहा है वो हमारा रीमर है। फिर हम लोग फाइल वगैरह के बारे में पढ़ेंगे, जितने भी फाइल वगैरह यूज करते हैं, जैसा कि सर ने अभी आपको बताया था कि हम लोग हेक्सा का यूज कर लेते हैं, चीजल का यूज कर लेते हैं, अलग अलग तरह के जो फाइल्स यूज करते हैं उनके बारे में हम लोग हैमर वगैरह के बारे में यहां पे बात करेंगे। उसके बाद देखिए जब हम लोग कोई काम करते हैं, कुछ भी करते हैं, जैसे ड्रिलिंग करते हैं या फिर हम लोग बोरिंग करते हैं या फिर हम लोग लैपिंग करते हैं मेरे दोस्त, तो उसके लिए हमारे लिए एक वहां पे एक कूलिंग पर्पस के लिए वहां पे कूलेंट का यूज करते हैं, जिससे क्या हम जिसको अगर ड्रिलिंग कर रहे हैं, अगर हम गुना काट रहे हैं या ड्रिलिंग कर रहे हैं हम कहीं पे भी, तो हम ये कह सकते हैं जो हमारा ड्रिल बिट होगा ना, वो हमारा ड्रिल बिट का कटिंग एज टूटे नहीं। हम क्या करते हैं उसमें कूलेंट प्रोवाइड करते हैं, ताकि चूंकि जानते हैं कि एक मटेरियल जब दूसरे मटेरियल को काटता है तो घर्षण पैदा होगा, और जब घर्षण पैदा होगा तो दोनों के बीच में फ्रिक्शन के कारण तापमान बढ़ जाता है, और जो चीजें आपकी वो इतनी कीमती चीजें होती है जो ड्रिल बिट होता है वो आपका उनका लाइफ क्या होगा, खराब हो जाता है। इसीलिए उसमें हम लोग कूलेंट वगैरह का यूज कर लेते हैं। चलिए बियरिंग को भी पढ़ेंगे, अलग अलग तरह के बियरिंग होंगे, हाइड्रोस्टैटिक बियरिंग होगा, हाइड्रोडायनेमिक बियरिंग होगा, किस बियरिंग का कहां पे यूज करेंगे हम लोग दोस्त बियरिंग वाले टॉपिक में भी पढ़ेंगे। इसके बाद आपका ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग का है, तो ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग के कुछ पार्ट्स हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे, और कुछ यहां पे मेंटेनेंस का टर्म दिख रहा है कि कैसे हम किसी चीज का मेंटेनेंस करेंगे, वो भी चीजें यहां पे हम लोग पढ़ेंगे। बाद बाकी मेरे दोस्त फीटर का लास्ट में एक टर्म आप देख रहे होंगे विविध बारे में, लास्ट में एक पॉइंट यहां पे लिखा हुआ मिसलेनियस का, जो भी चीज इसमें छूटा हुआ चीज रहेगा उसके अंदर हम सारे चीज आपको करवा देंगे, पूरा सिलेबस आपका कवर होगा मेरे दोस्त। ये ड्यूरेशन आपका मात्र और मात्र 6 से 7 महीने 8 महीने तक चलेगा, बहुत प्यार से करवाएंगे मेरे दोस्त। पर डे क्लास चलेगा, मंडे टू फ्राइडे क्लास लेंगे, और जब आप क्लास करिएगा ना तो लगेगा कि इस बार एएलपी में ट्रेड का कोई टेंशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आप मेरे दोस्त आप मेरे साथ हो। चूंकि हम भी बहुत मेहनत किए, हमें पता है कि कहां गलती करते हैं लोग, कहां पे उनको पश्चाताप होता है, इसीलिए मेहनत करना है तो एकदम जुनून के साथ करना है। और ये बैच जो है मेरे दोस्त एकदम स्टार्ट हो रहा है, इसलिए आपके पास कोई बहाना नहीं, कुछ भी बहाना नहीं बनाना, बस और बस अपने माइंड को सेट कर लेना कि इस बार हमें नौकरी लेना है, पता नहीं बाद में क्या होने वाला है। तो इस बार मेरे दोस्त वैकेंसी आएगी ही आएगी, नहीं आने की संभावना ही नहीं है, एकदम आएगी। ये बस और बस उन्हीं बच्चों के लिए है जो माइंड को सेट कर चुके हैं कि नहीं हमको नौकरी लेना है और हमें पढ़ना है। उन बच्चों के लिए है कि जो चाहते हैं कि नहीं हमको कुछ करना है, तो मेरे दोस्त उनके लिए यह बेहतर चीज है, आप वहां से इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। इसी तरह से आपका डीजल मैकेनिक भी है, तो डीजल मैकेनिक और फिटर इन दोनों का जो सिलेबस है ना मेरे दोस्त बहुत ही कॉमन सिलेबस है। कुछ चीजें ऐसी है ना कि दोनों में पढ़ने हैं, और उसके बाद मशीन का इस डीजल मैकेनिक में जो इंजन वगैरह होते हैं ना उनका अलग से आपको क्लासेस मिलेगा, वो भी चीजें हम यहां पे आपको सिलेबस दिखाएंगे। सेम इसी प्राइस में मिलेगा, इतने ही पैसे में आपको डीजल मैकेनिक का वो भी पार्ट्स मैंने करवाऊंगा आपको। उसमें आप देखेंगे डीजल इंजन के कितने पार्ट्स होते हैं, सारे पार्ट्स का एनालिसिस, किसका क्या काम होता है, कैसे वर्क करता है, कौन पार्ट्स किसको जोड़ता है, ये सारी चीजें आप डीजल मैकेनिक में भी आप देखने वाले हैं। इसके बाद देखिए ये डीजल मैकेनिक का सिलेबस आपको दिख रहा है, सेम वही चीज यहां पे सुरक्षा का उपकरण हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद आईसी इंजन के बारे में हम लोग बात करेंगे। इंट्रोडक्शन यहां पे स्टार्ट होगा आपका डीजल मैकेनिक में। आईसी इंजन, आईसी का मतलब होता है इंटरनल कंबशन इंजन। इसका मतलब है मेरे दोस्त कंबशन जो होगा वो इंटरनल होगा, इसका मतलब कंबशन जो होगा वो पिस्टन और सिलेंडर के अंदर होगा मेरे दोस्त, इसीलिए इसका नाम होता है आईसी इंजन, और हम लोगों को आईसी इंजन ही पढ़ना रहता है। उसके बाद डीजल इंजन के हम लोग पार्ट्स पढ़ेंगे, और इसी तरह से मेरे दोस्त इंजन का जो असेंबली करते हैं, दो पार्ट्स अलग अलग जगह पे बनते हैं और दोनों पार्ट्स को क्या करते हैं आकर के असेंबल कर देते हैं। जैसे नट और बोल्ट है, नट और बोल्ट अलग अलग जगह पे बनते हैं, आप दोनों का सेम डायमेंशन का आप उठा करके लाएंगे, जो डायमेंशन उसमें फिट करेगा और दोनों को आप असेंबल कर देंगे। असेंबल करने का मतलब होता है उसके ऊपर वह फिट हो जाता है, उसको हम लोग असेंबल कहते हैं। तो मेरे दोस्त हम देखेंगे वहां पे कि इंजन का असेंबली कैसी होता है, उसको हम लोग देखेंगे। इसके बाद आपका आता है कि डीजल इंजन का जो सिस्टम होगा उनके प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे, कैसे वह वर्क करता है, और हम लोग बात करेंगे यहां पे किसमें उसमें क्या इनलेट होता है, क्या उससे बाहर निकलता है, क्या हम देते हैं, क्या हमें मिलता है, इनलेट और आउटलेट के बारे में यहां पे पढ़ेंगे। उसके बाद जब इंजन ही है तो जाहिर सी बात है जब
इंजन वर्क करता है, जब इंजन चलेगा मेरा दोस्त, उसको कूलेंट की जरूरत होती है। विदाउट कूलेंट का इंजन काम नहीं करेगा। अगर आप कूलेंट अगर यूज नहीं करेंगे इंजन में, तो इंजन काम करते 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 हीट होकर के क्या होगा, तो बंद हो जाता है। तो मेरे दोस्त ऐसे स्थिति में इसीलिए हम लोग कूलेंट को भी यहां पे पढ़ते हैं। चलिए अगला जो सिलेबस है वो आपका डीजल मैकेनिक का ही है, जिसमें आपका और भी सिलेबस है, जिसमें इमिशंस के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि इमिशन कंट्रोल कैसे करेंगे, क्योंकि उसके अंदर क्या होता है, जब हीट डेवलप होता है उसको कंट्रोल कैसे करेंगे, कितना हीट डेवलप करेगा उसको कैसे हम कंट्रोल करेंगे, ये सारी चीजें हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। अब एक टर्म आता है मेरे दोस्त यहां पे चार्जिंग और स्टार्टिंग सिस्टम का। जैसे कि आप जानते हैं, कभी कभी मेरे दोस्त देखते होंगे कि ठंड के दिनों में कैसे स्टार्ट होता है कोई गाड़ी, कैसे उसको स्टार्ट करना होता है, उन सब चीजों को चार्जिंग और स्टार्टिंग का सारा पॉइंट हम लोग वहां पे देखने वाले हैं। इसके बाद है इलेक्ट्रिक कंट्रोल हम कैसे करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से हम इसको कंट्रोल करेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इसके बाद यहां पे शूटिंग का कुछ उसके अंदर, जाहिर सी बात है कोई भी इंजन अगर है मेरे दोस्त, अगर काम कर रहा है तो उसके अंदर डिफेक्ट होंगे। क्योंकि अगर एक वस्तु जब दूसरे वस्तु के साथ आपस में घर्षण होता है ना, तो कहीं ना कहीं उनके डिफेक्ट भी आते हैं। कोई भी चीज है तो उसका मेरिट है तो उसका डिमेरिट भी होगा। तो इंजन है तो जाहिर सी बात है इंजन आपका आदर्श तो होगा नहीं कि उसमें डिफेक्ट नहीं होगा, डिफेक्ट हर जगह होता है। इसीलिए हम लोग इनके डिफेक्ट को भी पढ़ेंगे। वहां पे अगर वेल्डिंग करेंगे तो वेल्डिंग के भी डिफेक्ट को मेरे दोस्त देखेंगे, और इंजन पे अगर हम काम करेंगे तो इंजन में क्या डिफेक्ट हो सकता है उसको भी हम लोग पढ़ेंगे। तो इसके बाद यहां पे बात करते हैं मेरे दोस्त यहां पे ऑटो इंडस्ट्री के बारे में, इसको भी करेंगे। और साथ ही साथ मेरे दोस्त यहां पे मिसलेनियस का कहानी आता है, तो मिसलेनियस में जो भी छूटे हुए पॉइंट्स होंगे मैं सारे करवा दूंगा आपको। इसके बाद चलते हैं अगला जो मेरे दोस्त यहां पे है आपका कॉमन सिलेबस है। जैसा कि आप देख पा रहे होंगे ये फीटर और डीजल मैकेनिक का एक कॉमन सिलेबस है, जो सबको पढ़ना, जिसको डीजल वाले को भी पढ़ना है और फीटर वाले को भी पढ़ना है। मेरे दोस्त ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा दोनों के लिए, खास करके एएलपी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो हम बात करेंगे इसमें पहला चीज जो आपको दिख रहा है वो आपका हैंड टूल्स और पावर ट्रीटमेंट होगा। कैसे हम हैंड टूल्स का यूज करेंगे, किसका कटिंग कैसे करेंगे, इन सारी चीजों के बारे में हम लोग पहले जो आप देख रहे हैं इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो ये आपका दोनों को पढ़ना है, लिमिट फिट टॉलरेंस दोनों को पढ़ना है, मेजरमेंट सिस्टम दोनों को पढ़ना है। अगर हम दोनों की बात में करेंगे तो हीट ट्रीटमेंट का भी दो टॉपिक जो है दोनों को पढ़ना है मेरे दोस्त। हीट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट टॉपिक फॉर, यानी अगर आप पढ़ेंगे ना तो मजा आ जाएगा इस सब्जेक्ट में मेरे दोस्त, आपको लगेगा कि हमने क्या चीज सीख लिया। उसके बाद ड्रिलिंग पढ़ेंगे, बोरिंग पढ़ेंगे, ग्राइंडिंग एंड ग्राइंडिंग व्हील को पढ़ेंगे, ग्राइंडिंग मशीन को पढ़ेंगे। आगे देखिए, आगे जो है आपका कॉमन सिलेबस में आपका वेल्डिंग भी है, और साथ ही साथ मैंने आपको टेप डाई पंच के बारे में बता दिया, और रीमर जो होता है इसका भी हम लोग यूज करेंगे। रीमर का क्या काम होता है इनके बारे में हम लोग यहां पे स्टडी करेंगे। उसके बाद कटिंग टूल जो हम लोग यूज करते हैं, कटिंग टूल जो औजार कर्तन का यूज करेंगे, अलग अलग कटिंग टूल्स होते हैं। कभी आप ग्राइंडिंग करके कटिंग करते हैं, कभी आप मिलिंग करते हैं, कभी आप ड्रिलिंग करते हैं, कभी आप बोरिंग करते हैं। मेरे दोस्त जो भी हमारा यहां पे औजार होगा ना, जो मटेरियल को काट करके हटाएगा, वो सारी चीजें हम लोग कटिंग टूल्स के बारे में पढ़ेंगे। फास्टनर हो गया, उसके बाद नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो टेस्ट भी तो करना होता है, जब आप कोई भी चीज बनाते हैं उनकी टेस्टिंग भी होगी, और वह टेस्टिंग कैसी होगी, कहेंगे नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम लोग करेंगे। तो बारी बारी से सबको हम लोग करेंगे। ये आपका मिसलेनियस है, तो कॉमन में जो भी चीज बचा हुआ है लास्ट में उसको मैं करवा दूंगा, लेकिन जो मेन पॉइंट यहां पे था मैं सारे आपको यहां पे दिखा दिया मेरे दोस्त कि हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं, और एक प्रैक्टिकल वे में पढ़ने वाले हैं। बहुत मजा आने वाला है मेरे दोस्त, एक बार आप क्लास करके देखना, शायद आपको लगेगा कि आशीष सर ऐसा बोले हैं तो वैसा कर भी रहे हैं। इसलिए मेरे दोस्त आपके लिए बेहतर चीज है, मेहनत करिए, मेहनत करने से कभी घबराना नहीं है। अपने आईटीआई की डिग्री का यूज करिए, अगर आप पढ़ लेंगे तो आपकी नॉलेज कभी बर्बाद नहीं जाएगी। आज न कल वैकेंसी आएगी, आपके काम वहां पे आएंगे। तो चलिए, तो ये था आपका यहां पे कॉमन सिलेबस। जैसा कि आप यहां पे मेरे दोस्त देख पा रहे थे कि एएलपी का ये चीज आपके लिए था। तो मेरे दोस्त यहां पे मैं ये कहना चाह रहा हूं कि आप लोगों को ये कोर्स एकदम करना है, खास करके उन बच्चों को जो आईटीआई किए हुए हैं डीजल मैकेनिक से, फीटर से, वो परचेज करेंगे। बहुत मिनिमम फीस है, 8 महीने आपको क्लास लूंगा, 8 महीने में इतना मटेरियल आपको दूंगा, इतने सारे नॉलेज आपको मिलेंगे मेरे दोस्त। 999 रुपया उसके सामने में समझना वो कुछ नहीं रह जाएगा। आप देखना मेरे दोस्त आपको क्या क्वालिटी मिलता है। जब आप पढ़ोगे तो आप हमें जरूर कहोगे कि नहीं सर, जो हम सीख रहे हैं ना, शायद हो सकता था कि हम दूसरी जगह ये नहीं सीख पाते, लेकिन मेरे दोस्त हम जरूर आपको सिखाने का काम करेंगे। तो इस वीडियो को हम यहीं पे रखते हैं, और कल जो है कुछ आपको और भी क्वेश्चंस का वीडियो भी आपके सामने आएगा। तो इस वीडियो को हम यहीं पे बंद करते हैं। चलिए ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही, ओके बाय, थैंक यू।